हाय। हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 10th के हिस्ट्री में जो पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू किए हुए हैं और 4-5 वीडियो इस पर हम लोग बना चुके हैं। ऑलमोस्ट 4 वीडियो बना चुके हैं। ये हमारा 5th वीडियो है, 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोग जो है हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट के बारे में देखे थे कि 1830s और 1880s मतलब ये सब जो दौर था यूरोप में, इसको रिवॉल्यूशन का दौर कहा जाता है कि यूरोप के बहुत सारे हिस्से में देखा गया कि रिवॉल्यूशन होता है। तो हम देखें हंगर और हार्डशिप का वजह देखें और वहाँ पर कुछ फ्रांस में कुछ चेंजेस हुए, लेकिन फ्रांस से बाहर भी बहुत सारा चीज़ हो रहा था जो हम लोग देखेंगे। 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप के बहुत सारे हिस्से में, जर्मनी वगैरह सब में भी। फिर हम देखते हैं ग्रीस में होता है जो कि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। फिर इटली यूनिफिकेशन है, जर्मन यूनिफिकेशन है। तो ये सब क्या था कि फ्रांस में जो हो रहा था, फ्रांस से बाहर भी इसका असर पड़ रहा था। जिसी पर आज देखिएगा, सुनिएगा कि ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, वो स्टेटमेंट भी दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि फ्रांस में अगर कुछ भी होता है तो उसका असर यूरोप के और भी हिस्से में होता है। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग शुरू करते हैं 1848, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1848। ठीक है, जो 1848 या 1830 से 48 का जो दौर होता है, इन सब दौर को एज ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन ये याद रखना है 1848 का जो रिवॉल्यूशन था वो फेल्ड हो गया था और इस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वाज फेल्ड। ठीक है, 1848 का जो रिवॉल्यूशन था वो कामयाब क्यों नहीं हो पाया। तो देखिए क्या है, द रिवॉल्यूशन ऑफ 1848 वॉज लेड बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। बोला जा रहा है 1848 के दौर का जो रिवॉल्यूशन, 1848 में जो रिवॉल्यूशन था, उस रिवॉल्यूशन को कौन लीड कर रहा था? एजुकेटेड मिडिल क्लास लीड कर रहा था। सिर्फ मिडिल क्लास लोग जो है और कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास जिसको कहते हैं, कुछ ही लोग, चंद लोग लीड कर रहे थे। ठीक है, कहाँ? जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, हंगरी में, इन सारे जगहों पर, मतलब यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में यहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ जो कि एजुकेटेड मिडिल क्लास इस रिवॉल्यूशन को लीड कर रहे थे। हु कंबाइंड देयर डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। ये लोग कंट्री को यूनाइट भी करना चाह रहे थे, यूनिफिकेशन भी करना चाह रहे थे। जैसे हम लोग इटली यूनिफिकेशन देखेंगे, जर्मन यूनिफिकेशन देखेंगे, तो ये सब प्रोग्राम पहले से ही शुरू हुआ था, बाद में वो यूनाइटेड होता है। लेकिन शुरुआती दौर में इन सब कंट्रीज़ में, इटली में, जर्मनी में, इन सारे जगहों पर, या और भी ये सब जो कंट्रीज़ है इन सब जगहों पर एजुकेटेड मिडिल क्लास ही नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोग्राम शुरू किए थे। क्यों? लिबरल नेशनलिस्ट जो है फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किए थे और आगे चल करके यूनिफिकेशन इन्हीं सब के वजह से होता है। तो यहाँ देखते हैं क्या चाहते थे ये लोग, अब अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहते थे और देश को यूनिफाई भी करना चाहते थे। हम पहले भी बताए थे इस चैप्टर से पहले, लोग यूनिफिकेशन क्यों चाहते थे। लोग एक जैसी कानून, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, क्यों चाहते थे, एक हुकूमत क्यों चाहते थे। एक हुकूमत होगी तो एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन होगी, एक जैसे रूल्स होंगे, एक जैसे टैक्सेस होंगे, एक जैसा यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर होगा, कॉमन करेंसी होगा, तो लोगों के लिए जो है ट्रेड वगैरह सब भी करना आसान हो जाएगा, आना जाना एक जगह से दूसरी जगह आसान हो जाएगा और आपस में लोगों की आइडेंटिटी भी बढ़ेगी। क्यों? अगर कोई रूलर है, किंग्स है, ठीक है, तो बाहर का किंग अगर उस इस किंग पर के हमला कर दिया और इसको कब्जा कर लिया, तो अब इनके राजा बदल गए तो इनकी आइडेंटिटी बदल गई, तो लोगों की अपनी पहचान नहीं थी। तो लोग इसी सब वजह से लोग एकजुट होना चाहते थे, एक जैसा एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसी रूल्स एंड रेगुलेशन, एक जैसी करेंसी, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर, ये सब चीज़ चाहते थे लोग अपनी जो है, इसी वजह से यूनाइट हो रहे थे और लोग जो है यूनिफिकेशन चाहते थे। इसी को नेशनलिज्म जो कहा गया कि लोग एकजुट हो रहे हैं, लोग एक जैसे कानून, एक जैसी कल्चर, एक जैसी ज़बान, एक जैसी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, जिन सब सारे चीज़ों की वजह से लोगों में फीलिंग ऑफ कॉमननेस और वननेस होता, अपनी आइडेंटिटी होती, तो इसी को नेशनलिज्म कहा गया। तो देखते हैं 1848 में क्या था, एजुकेटेड मिडिल क्लास जर्मनी, इटली, पोलैंड, हंगरी, इन सब जगहों पर जो है कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशन कर रहे थे और जिसका डिमांड था नेशनल यूनिफिकेशन विथ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अब सवाल उठता है, बट व्हाई इट फेल्ड। लेकिन इट फेल्ड बिकॉज
their members were unable to put forward a coalition to their member were unable to form a coalition। ये लोग एकजुट नहीं थे, ठीक है, सिर्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास थे और बाकी लोग नहीं थे, तो इसी वजह से इन लोगों के डिमांड को सप्रेस कर दिया गया, ठीक है, तो इसलिए ये जो है रिवॉल्यूशन फेल्ड हो गया। आगे देखिए यहाँ पर ड्यूक मेटरनिक के बारे में कहा गया, क्यों? क्योंकि हम क्या देखें, फ्रांस का असर जर्मनी में हो रहा है, इटली में हो रहा है, पोलैंड में हो रहा है, हंगरी में हो रहा है, तो इसीलिए जो है ड्यूक मेटरनिक जो है ये स्टेटमेंट दिया था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस में कुछ भी होता है, या ऐसे कह सकते हैं, तो जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। मीन्स फ्रांस में जो भी हो रहा था, जो रिवॉल्यूशनरी चेंजेस हो रहे थे, इन सब चीज़ों का असर जो है, पावर का ट्रांसफ़र हो रहा था, लोगों को कुछ राइट्स मिले थे, ठीक है, तो इसका असर क्या हुआ, यूरोप के बाकी कंट्रीज़ में भी जो है वो शुरू हो गया। तो यही है व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, बहुत ही पॉपुलर स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट दे देगा और कहेगा ये किसका स्टेटमेंट था या इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, तो याद रखना। अब हमारा क्या है, जब देख ही रहे हैं कि फ्रांस से बाहर भी जो है शुरू हुआ, और इस चैप्टर में देखिए नेशनलिज्म इन यूरोप की बात की गई, नेशनलिज्म इन फ्रांस नहीं, तो नेशनलिज्म इन यूरोप, जो कि यूरोप में नेशनलिज्म का फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रांस से देखा जाता है, लेकिन उसका असर यूरोप के और भी दूसरे कंट्रीज़ पर होता है, जैसे कि कौन सब कंट्रीज़ है, तो यहाँ पर देखिए इटली है, जर्मनी है, टॉपिक हमारा क्या है इसमें, इटली यूनिफिकेशन, जर्मन यूनिफिकेशन, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ब्रिटेन यूनिफिकेशन। तो इन सारे कंट्रीज़ में भी जो है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप्ड होता है और लोग एकजुट होते हैं, एक जैसे गवर्नेंस, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, एक जैसे वेट एंड मेजर, एक जैसा करेंसी, एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन, अपनी आइडेंटिटी, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है वो रिवॉल्यूशन करने शुरू कर दिए। तो देखिए ग्रीस में क्या होता है, ठीक है, ग्रीक एक कंट्री है, ठीक है, यूरोप में ही, तो पहले सदियों से, हमेशा से यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर जो कि तुर्की से हुकूमत किया करती थी और जो है यहाँ पर खलीफाओं का हुकूमत हुआ करता था। कहीं ना कहीं ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था काफ़ी दिनों से ग्रीस, लेकिन जो है ना, जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर हो गया तो इन सब जगहों पर अपने बाहरी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि ऑटोमन्स तो बाहरी के थे जो यहाँ पे ऑक्यूपेशन ग्रीक पर किए हुए थे, तो बाहरी ऑक्यूपेशन के खिलाफ, मतलब ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो गया और इस मूवमेंट के दौरान लोग एकजुट हो गए और एकजुट होकर के बाहरी हुकूमत से आज़ादी चाहते थे। इसी को ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया और इस मूवमेंट के दौरान बहुत सारे जो ग्रीस के लोग और बाहर यूरोप के, ग्रीस से बाहर जो बाकी यूरोप के लोग थे, पीपल थे, जो है पोएट थे, आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने भी जो है ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। फाइनली इन लोगों को जो है ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी मिल गई और एक ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, और उस ट्रीटी के तहत ग्रीस आज़ाद हो गया। तो इस ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को याद रखिएगा, 1832, ठीक है। देखिए ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है, इट वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये एक इंडिपेंडेंस आज़ादी की लड़ाई थी अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ। क्यों? ऑटोमन एम्पायर का यहाँ पर कब्जा था, जैसे इंडिया पर अंग्रेज़ों का कब्जा था और यहाँ के लोग जो है ना अपने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक मूवमेंट शुरू किया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू किया, इस ऐसे, ठीक है। इट वॉज अ सक्सेसफुल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर। ड्यूरिंग दिस, इस मूवमेंट के दौरान इट गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ ग्रीक, बोला जा रहा है ग्रीस के लोग एकजुट हो गए, ग्रीस के लोग यूनाइट हो गए, जो है इसको सपोर्ट किए, ठीक है। इसके अलावा पोएट, आर्टिस्ट एंड पीपल ऑफ वेस्ट यूरोप ऑल्सो सपोर्टेड दिस, ठीक है। तो ये सब लोग भी जो है पोएट, आर्टिस्ट और वेस्टर्न यूरोप के लोग भी इस वॉर को सपोर्ट कर रहे थे। आफ्टर द वॉर, जब वॉर खत्म हुआ, अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, क्या है, अ ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल वॉज साइंड इन 1832, ठीक है। 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन की गई एंड द ग्रीस वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, और ग्रीस फाइनली एक नया कंट्री बन गया। तो ये ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है और वन मार्कर या ऑब्जेक्टिव, इन सब के नज़रिए से आपका ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ग्रीस लोगों का जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था वो ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ था, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन। तो यहाँ देखिए
जर्मनी इटली ये सब चीज़, जर्मनी इटली दोनों जो है वो स्कैटर्ड था, बाहरी हुकूमतों का जर्मनी पर और इटली पर कब्जा था। मतलब आज के डेट में जो कि जर्मनी, हम इटली की जो बाउंड्री देखते हैं, उसकी टेरिटरीज देखते हैं, वैसी टेरिटरीज नहीं थी। जर्मनी और इटली के ज़्यादातर हिस्से पर बाहरी ऑक्यूपेशन था, बाहर की कंट्रीज कब्जा की हुई थी। तो लोग जो है एकजुट होने शुरू हो गए और बाहरी ऑक्यूपेशन के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो मूवमेंट था उसी को हम लोग इटली यूनिफिकेशन और जर्मन यूनिफिकेशन कहते हैं। शुरुआत दोनों जगहों पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, उन्हीं लोगों ने शुरू किया था एकजुट होना और बाहरी हुकूमत के खिलाफ रेजिस्ट या प्रोटेस्ट या मूवमेंट या रिवॉल्यूशन करना। लेकिन वहाँ के जो हम जर्मनी में देखते हैं, तो जो प्रूशिया का चांसलर होता ऑटोमन बिस्मार्क, ठीक है, तो ऑटोमन बिस्मार्क जो है वो इस मूवमेंट को जो है शुरू करता है और वो वॉर करता है। क्यों? शुरू में रिवॉल्यूशन की गई थी, लेकिन इस रिवॉल्यूशन को क्रश कर दिया गया था। मिलिट्री या फिर हम कह सकते हैं मोनार्की, इन सब के रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया था, तो फिर फाइनली वॉर करना पड़ा। तो एक एक कर करके देखते हैं। यहीं पर इटली में भी वैसा ही हुआ। तो देखिए जर्मनी में क्या है, द जर्मन एम्पायर वॉज स्कैटर्ड एंड वर ऑक्युपाइड बाय द अदर यूरोपियंस कंट्रीज। बोला जा रहा है जर्मनी जो आज के डेट में देखते हैं वैसी जर्मनी नहीं थी, ये बिखरी पड़ी हुई थी और इनके ज़्यादातर हिस्से पर बाहर का ऑक्यूपेशन था। कौन कौन से कंट्रीज का? ऑस्ट्रिया इन सब जगहों पर कब्जा की हुई थी, इनके कुछ जगहों पर डेनमार्क, फ्रांस, ये सब जो है जर्मनी के हिस्सों पर, ज़्यादातर हिस्से पर इन सब का कब्जा था। इन 1800 बोला जा रहा है 1800 में, तो 1800 द नेशनलिस्ट फीलिंग वर स्ट्रॉन्ग एमंग द लिबरल मिडिल क्लास। बोला जा रहा है कि यहाँ के जो लिबरल मिडिल क्लास थे, जो एजुकेटेड टीचर, लॉयर, प्रोफेसर, डॉक्टर, जो पढ़े लिखे लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, जिनको लिबरल नेशनलिस्ट कहा गया, जिन्होंने ये सब डिमांड किया था, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, गवर्नमेंट बाय द कंसेंट ऑफ द पीपल, ठीक है, एबॉलिशमेंट ऑफ राइट ऑन द स्पेशल प्रिविलेज, एबॉलिशमेंट ऑफ द स्पेशल प्रिविलेज ऑन द बर्थ, ठीक है, बर्थ के बेसिस पर जो किसी कुछ खास लोगों को जो स्पेशल जो है राइट्स मिला था, इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। जो ये जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे, तो ये लोग काफ़ी स्ट्रांग थे, ठीक है, इन लोगों की नेशनलिस्ट फीलिंग काफ़ी स्ट्रांग थी। ये लोग यूनिफिकेशन चाहते थे, ये लोग पूरे जर्मनी पर एक जैसी हुकूमत जो है ये लोग चाहते थे। लेकिन देखिए, दे वांटेड टू क्रिएट अ यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड स्टेट, बट वर सप्रेस्ड। बोला जा रहा है इन 1800 नेशनलिस्ट feeling were strong among the liberal middle class. They wanted to create a united nation state, मतलब पूरे जर्मनी पर एक हुकूमत होनी चाहिए, पूरे जर्मनी को एक कंट्री, एक नेशन बनाना चाहते थे। लेकिन ये लोग जो है इन लोगों की डिमांड को या इन लोगों की आवाज़ को सप्रेस कर दी गई। अब देखिए, बट प्रूशिया क्या था? जो जर्मनी का ही हिस्सा था, और प्रूशिया में जर्मनी का अपना बादशाह हुआ करता था, ठीक है, और इस बादशाह का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटोमन बिस्मार्क, वो जिम्मेदारी लेता है और पूरे जर्मनी पर एक जैसी हुकूमत बनाता है। देखिए, बट प्रूशिया टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द जर्मनी। जो है प्रूशिया, और प्रूशिया का जो बादशाह था, जो वहाँ का अपना लोकल बादशाह था, जर्मनी का बादशाह था, वो इस जिम्मेदारी को लेता है। द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटोमन बिस्मार्क लेड द नेशनल मूवमेंट, और ऑटोमन बिस्मार्क जो प्रूशिया का चीफ मिनिस्टर था, वो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है, ठीक है। 3 वॉर, यहाँ याद रखिएगा, 3 वॉर वर फाउट बिटवीन 1864 टू 1870। 3 वॉर की गई, ठीक है, बाहरी हुकूमत पर। किस किस पर? ऑस्ट्रिया पर, डेनमार्क पर और फ्रांस पर। कब से कब तक की गई थी? 1864 टू 70, मतलब 6 साल के अंदर 3 वॉर लड़ी गई, बाहरी हुकूमतों को हराया गया और उन सब जगहों पर जो है जर्मनी का अपना ऑक्यूपेशन हो गया, कब्जा हो गया। पूरे जर्मनी पर एक जैसी गवर्नमेंट बनी, पूरे जर्मनी का एक किंग कैसर विलियम फर्स्ट को डिक्लेयर किया गया, ठीक है, और जो है एक जैसी कानून, एक जैसी कॉन्स्टिट्यूशन, एक जैसी फ्लैग, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एक जैसी वेट एंड मेजर, ये सब चीज़ अपनाए गए और इस तरीके से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है 3 वॉर वर फाउट बिटवीन 1864 टू 1870 एंड द न्यू जर्मन एम्पायर वाज फॉर्म्ड। कैसर विलियम फर्स्ट हेडेड द न्यू जर्मन एम्पायर। यही प्रूशिया का राजा था और इसका चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क था। राजा पूरा फ्री हैंड दिया था बिस्मार्क को कि बाहरी हुकूमतों के खिलाफ वॉर डिक्लेयर करो, इसको हराओ
और हमारी हुकूमत बनाओ, और इस तरीके से जो है जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। अब हम लोग इटली यूनिफिकेशन देखते हैं। इटली का कैसे यूनिफिकेशन तो हुआ, तो जैसे जर्मनी की स्टोरी थी वैसे स्टोरी इटली की भी स्टोरी थी। इटली भी छोटे छोटे 7 स्टेट में बटा हुआ था, और इसमें से सिर्फ सर्डिनिया पायडमांट जो जगह था उस पर इटली का बादशाह रूल किया करता था, बाकी जगहों पर अलग अलग बादशाहों का या बाहरी हुकूमतों का जो है कब्जा हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है शुरू में लिबरल नेशनलिस्ट जो है वो लीड किए थे। इसमें जिप्सी गरिबाल्डी वगैरह भी इसको जिप्सी मैजनी जिप्सी गरिबाल्डी वगैरह भी इसको लीड किए, लेकिन जो है ना सिर्फ रिवॉल्यूशन से कुछ नहीं हुआ, बाद में फिर यहाँ भी वॉर करना पड़ा। तो काउंट कैवर जो है वो वॉर को लीड करता। देखिए, लाइक जर्मनी इटली टू हैड पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, मतलब जर्मनी के जैसे इटली भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। आज की डेट में जो हम इटली की टेरिटरी देखते हैं वैसी नहीं थी। इटली के ज़्यादातर हिस्से पर, इटली 7 पार्ट्स में बटा हुआ था, और ज़्यादातर हिस्से पर बाहरी कंट्रियों का या बाहरी राजाओं का हुकूमत हुआ करता था। इटालियन वर स्कैटर्ड, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट में बटा हुआ था, एंड ओनली सर्डिनिया पायडमांट वॉज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंस। ठीक है, और सिर्फ जो है ना सर्डिनिया पायडमांट जो जगह था वहाँ पर इटली का लोकल बादशाह, इटली का बादशाह वहाँ पर हुकूमत कर रहा था। इनिशियली प्रोग्राम वॉज लेड बाय द जिप्सी मैजनी बट इट फेल्ड। बोला जा रहा है शुरू में ये जो रिवॉल्यूशनरी थे, ठीक है, इन लोगों ने प्रोग्राम को लीड किया था, लोगों को एकजुट करने का कोशिश किया था, लेकिन लोग एकजुट हुए, लिबरल मिडिल क्लास जो लोग थे, ठीक है, वो लोग एकजुट हुए, और इन लोगों की बातों को, इन लोगों की रिवॉल्यूशन को सप्रेस कर दिया गया। क्यों? किंग जो है वो अपनी मिलिट्री के दम पर इन लोगों की डिमांड को जो है दबा दिया। आगे देखिए, चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर, जैसे यहाँ पर देखे थे कि जो है ये था ऑटोमन बिस्मार्क था, तो वैसे ही यहाँ पर काउंट कैवर है। कहाँ का? सर्डिनिया का। लेट द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ द जिप्सी गरिबाल्डी। ठीक है, मतलब काउंट कैवर मूवमेंट शुरू करता है, वॉर डिक्लेयर करता है, किस पर? बाहरी हुकूमतों पर, जिप्सी गरिबाल्डी की मदद से 1861 में। एंड विक्टर इमैनुअल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, और विक्टर इमैनुअल सेकेंड जो कि सर्डिनिया का जो है वो किंग हुआ करता था, जिसका चीफ मिनिस्टर काउंट कैवर था। तो बाहरी हुकूमतों पर वॉर की जाती है जिप्सी गरिबाल्डी की मदद से, और बाहरी हुकूमतों को हरा के जो है विक्टर इमैनुअल सेकेंड को पूरे इटली का, पूरे यूनाइटेड इटली का जो है एक बादशाह डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पर भी एक जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जाते हैं, एक जैसे लॉज बनाए जा सकते हैं, एक जैसी एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कॉमन वेट एंड मेजर होता है, कॉमन करेंसी होता है, इन लोगों का अपना खुद का फ्लैग होता है, एक नेशनल लैंग्वेज होता है। इन सब चीज़ों को अपना करके पूरे जो है इटली में यूनिफिकेशन की जाती है। ठीक है, तो यही था हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब इसके बाद हमारा जो है कुछ टॉपिक ही बचा हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन है, और फिर हम लोग जिप्सी गरिबाल्डी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। जिप्सी मैजनी के बारे में पहले ही हम लोग वीडियो में क्लियर कर चुके हैं, और फिर एलॉगरी वगैरह के बारे में देखेंगे, और हमारा नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। अगर हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको एग्जाम के नज़रिए से हेल्पफुल लग रहा है, तो आप अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।